बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इंटरटेस्ट का जो सेशन है उसका लेक्चर नंबर 29 होगा और इस लेक्चर में हमने सेकेंड ईयर की जो मैथ्स है बुक 2 जो है आपकी मैथ्स की वो स्टार्ट करनी है आज से। फ़र्स्ट ईयर लास्ट लेक्चर में हम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुके हैं और उसका रिव्यू भी हमने कर लिया ताकि एक बार थरो रिवीजन भी उसकी हो जाए। आज से जो है बुक 2 स्टार्ट हो रही है। बुक 2 के अंदर टोटल 7 चैप्टर्स होंगे और 7 चैप्टर्स को हम इंशाल्लाह एक एक करके हर चैप्टर को हम MCQs और एंटी टेस्ट के हवाले से पढ़ेंगे। सबसे जो पहला चैप्टर है बुक 2 का वो है फंक्शंस एंड लिमिट्स का। इस चैप्टर की एक शार्ट सी मैं समरी आप लोगों के सामने लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर में क्या क्या हमने पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। जब समराइज़ करते हैं हम बात को, समरी लिखते हैं इसकी, तो आप ये देखेंगे कि टोटल इसमें 5 एक्सरसाइजेज़ होती हैं, जिसमें से अगर हम एक्सरसाइज वाइज इसका व्यू लें तो एक्सरसाइज 1.1 और जो 1.2 है ये दोनों की दोनों जो है ये फंक्शंस के ऊपर है। फंक्शंस के बारे में आप देखेंगे, इसकी जो टाइप्स हैं वो हम पढ़ लेंगे। टाइप्स के बाद जो इसकी अगली बारी आएगी, नेक्स्ट जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो फंक्शन का इन्वर्स होगा। फिर बाकी चीज़ें आ जाएंगी, डोमेन आ जाएगी, रेंज आ जाएगी और फंक्शंस की जो कंपोजिशन है वो। तो ये इस तरह जो मेजर एरियाज़ हैं वो बेसिकली फंक्शन और उसकी टाइप सारी ये हमने पढ़नी है इसमें। अब अगर हम आ जाते हैं 1.2 के ऊपर, 1.2 हो चुकी है। 1.3 में जब इंटर होंगे हम तो हम फंक्शंस के साथ लिमिट्स का आइडिया पढ़ेंगे। तो मैं इसकी हेडिंग बनाता हूँ लिमिट्स ऑफ फंक्शन। फंक्शंस की लिमिट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फिर जब हम 1.4 में जाएंगे तो 1.4 के अंदर इसी लिमिट के टॉपिक की ही एक्सटेंशन है जिसको हम कंटिन्यूटी कहते हैं फंक्शन की। यहाँ वो पढ़ा जाएगा कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, किसी कांस्टेंट पे देखा करेंगे, रियल नंबर पे x = 1 2 3 4 कोई भी कांस्टेंट होगा, वहाँ चेक किया करेंगे फंक्शन उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर प्लेस पे कंटिन्यूस है या नहीं। और जो लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.5, इसके अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हमने ग्राफ फंक्शंस के बनाने हैं, फंक्शंस और रिलेशंस के ग्राफ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड रिलेशन। फंक्शंस और रिलेशंस के ग्राफ जो है वो डिस्कस करेंगे। ये तो एक ओवरऑल इसकी समरी होगी हमारे पास। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चूँकि टॉपिक हमारा 1.1 से स्टार्ट होगा तो वो फंक्शन का मेजर टॉपिक है। यहाँ से हम बात स्टार्ट करते हैं। और देखते हैं कि हम इसको MCQs के हवाले से किस तरह डिस्कस कर सकते हैं। पहली बात तो ये याद रखें, सेकेंड ईयर की मैथ का जो बुक है इसका जो फर्स्ट पेज है, इस फर्स्ट पेज के ऊपर आपको 2 चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपके MCQs में आ चुकी हैं। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज है, मतलब इंफॉर्मेशन आपने वहाँ से रीड करके अपने पास स्टोर कर लेनी है। पहली इंफॉर्मेशन ये है कि जो फंक्शन की टर्म है मैथमेटिक्स में सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने या मैथमेटिशियंस ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो लेबनीज़ का नाम लिखा होगा, जर्मन मैथमेटिशियन था एक लेबनीज़, जिसने फ़र्स्ट टाइम फंक्शन की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये जो फर्स्ट पेज है आपकी सेकेंड ईयर की मैथ्स की बुक का, उस पे इस साइंटिस्ट का नेम लिखा हुआ है, नंबर 1। तो ये पेपर में MCQs में बात आ सकती है कि द टर्म फंक्शन वाज रिकग्नाइज्ड बाय के बाद आगे 4 नेम लिखे होंगे, लेबनीज़, आयलर, न्यूटन, आइंस्टाइन, को भी नाम हो सकता है। तो आपने उसमें से लेबनीज़ जो है वो टिक कर देना है। एक बात तो ये। फिर इसी पेज के फर्स्ट पेज के एंड पे अगर आप देखें तो फंक्शन को जो सिंबॉलिक वे दिया था लिखने का, जो आप पूरी एक लाइन होती है, सेंटेंस होता है y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, उसको सिंबॉलिकली लिखने का ये जो स्टाइल होता है y इज़ इक्वल टू f ऑफ x, ये जो सिंबॉलिक वे था ये इंट्रोड्यूस करवाया था एक साइंटिस्ट आयलर ने। ये आयलर वही वाला है जिसने आयोटा भी इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इस तरह ये 2 बातें पहले पेज के ऊपर ऐसी हैं जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज में आती हैं। तो ये आपने ये दोनों इन्फॉर्मेशन अपने पास एक्वायर करनी है और स्टोर कर लेनी है। चूँकि ये फेडरल बोर्ड के MCQs में भी बार ये बात पूछी गई है
और एंट्री टेस्ट के अंदर भी ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो ये लाजमी आप लोगों ने तैयार करने हैं। तो ये तो था फंक्शन का थोड़ा सा ओरिजिन कि फंक्शन कहाँ से आया और इसको फिर लिखने का स्टाइल किसने इंट्रोड्यूस करवाया। अब आते हैं फंक्शन है क्या। जब भी आप किसी नेक्स्ट क्लास अगली क्लास में जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ज़रूरी होता है कि उसका जो प्रीवियस नॉलेज है किसी और क्लास में अगर उसका कोई लिंक है तो वो आपको थोड़ा सा साथ रिलेट करके बताया जाए। फंक्शन का आइडिया कोई नया नहीं है आप लोगों के लिए, 10th क्लास से आप ये पढ़ते आ रहे हैं। 10th क्लास के अंदर चैप्टर 5 था आपका, जिसमें बाइनरी रिलेशंस और फंक्शंस का टॉपिक आपने पढ़ा था। तो वहाँ पे सिर्फ आप चूँकि आप मेंटली मैच्योर नहीं होते तो जो आइडिया आपको दिया जाता है वो बिल्कुल बेसिक लेवल का होता है, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में फंक्शन सिखाया जाता है कि क्या होता है फंक्शन। यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल पढ़ेंगे। 10th के बाद दोबारा आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 2 था आप लोगों का, और आपके इसी जो सेशन आप लोग ये पढ़ रहे हैं इसी के अंदर जब मैंने बुक 1 आपको पढ़ाई थी तो बुक 1 के अंदर शायद 4th लेक्चर था हमारा या 5th था, जिसमें चैप्टर 2 का हमने फंक्शंस का आइडिया पढ़ा था। और वहाँ मैंने फंक्शंस आपको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू समझाया था कि क्या होता है। तो वो वाला आइडिया सिर्फ आपने अपने माइंड में रखना है, उसी आइडिया की बेस पे हम इसको एडवांस फॉर्म में पढ़ेंगे। कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ एडवांसमेंट का मतलब ये होता है कि चीज़ों को प्रिसाइज किया जाता है और बेसिक लेवल से हट के उसका जो विजन है उसका जो स्कोप है उसको ज़रा ब्रॉडर सेंस में पढ़ा जाता है। तो फंक्शन क्या हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि फंक्शन बेसिकली दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है, जिसमें से एक वेरिएबल इनपुट का रोल प्ले करता है और एक वेरिएबल आउटपुट का रोल प्ले करता है। तो पहले मैं आपके सामने छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा ताकि चीज़ें अच्छी तरह क्लियर हो जाएं और थ्योरेटिकल वे आपको ना पढ़ना पड़े डायरेक्ट। पहले एग्जांपल कर लेते हैं, फिर थ्योरी समझना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल आपके घरों के अंदर अगर देखा जाए रियल लाइफ एग्जांपल, तो फ़ैन की एग्जांपल है। अब देखें फ़ैन अगर आप देखें तो फ़ैन लेट से ये है कि हमारे पास फ़ैन है जिसके ये 3 विंग्स हैं। फ़ैन जो है जब मूव कर रहा होता है आप देखते हैं कि फ़ैन की जो मूवमेंट है ये आपके पास डिपेंड कर रही होती है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। लेट से ये फ़ैन की मूवमेंट है, नंबर ऑफ़ साइकिल्स जो हैं वो बनते हैं, नंबर ऑफ़ साइकिल्स, और ये आप जो साइकिल्स के बना रहे होते हैं ये पर मिनट देख रहे होते हैं या पर सेकंड या सपोज पर आवर देख रहे होते हैं। तो आपने एक फ़ैन जो है उसको ऑन किया और फ़ैन चलना शुरू हो गया। आपने ऑब्ज़र्व किया कि 1 मिनट के अंदर पर मिनट फ़ैन जो है लेट से इसने 1000 टाइम्स जो है इसका जो इसके विंग्स थे उन्होंने साइकिल कंप्लीट किया है। तो 1000 टाइम्स जो है ये आउटपुट है आपके पास और 1 मिनट आपने ऑब्ज़र्व किया है। तो हम यूँ कहते हैं कि जो फ़ैन की स्पीड है इस वक्त वो 1000 टाइम्स पर मिनट है। अब ये तो हो गया आउटपुट आपके पास। ये आउटपुट आया किस वजह से है, इसके पीछे कोई सोर्स भी हुआ होगा, और वो सोर्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रिसिटी। ये इसकी सपोज वायर है और वायर जहाँ अटैच है यहाँ से इसको करंट मिलना है या वोल्टेज मिलना है। और आपने देखा होगा वोल्टेज आमतौर पे नंबर्स बने होते हैं 1 2 3 4, तो आप वहाँ से रेगुलेट कर रहे होते हैं। आप 1 पे रखते हैं स्पीड ज़्यादा जाती है, 2 पे कम, 3 पे उससे कम, 4 पे उससे कम। तो लेट से ये जो स्पीड आई थी जब आपने वोल्टेज को मैं एक्स कह देता हूँ, जब आपने वोल्टेज 1 पे रखा था तो जो आउटपुट है स्पीड इसको मैं वाई कह देता हूँ। 1 पे वोल्टेज है तो ये हमारे पास उसकी आउटपुट आ रही। जब मैं वोल्टेज 2 पे करता हूँ तो थोड़ी सी स्पीड कम हो गई और ये आ गई 800 टाइम्स पर मिनट पे। जब आपने वोल्टेज रखा 3 पे तो फ़ैन और स्लो हो गया और वो आ गया सपोज 500 टाइम्स पर मिनट पे। अब आप एक चीज़ नोट करें कि ये जो वोल्टेज है ये इसका इनपुट है और जो नंबर ऑफ़ साइकिल्स हैं जिसके थ्रू एयर प्रोड्यूस होती है ये आपके पास क्या है, उसकी आउटपुट है। तो ये जो 2 वेरिएबल्स हैं इनपुट और आउटपुट, इनका जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वो एक फंक्शन है। और फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, ये फ़ैन एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। उस फंक्शन की आउटपुट नंबर ऑफ़ साइकिल्स है जो अल्टीमेटली एयर प्रोड्यूस कर रही हैं, और उसकी इनपुट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है जो उसके अंदर सोर्स आ रहा है आपके पास। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है फ़ैन का फंक्शन, f से अगर फंक्शन को मैं डिनोट करूँ तो f ऑफ x है। ये f ऑफ x का मतलब है कि ये फंक्शन ऑफ x है। फंक्शन ऑफ x क्यों कह रहे हैं कि x यहाँ पे शो कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, यानी x इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, और y जो है वो आपको शो कर रहा है इसमें किस फॉर्म में, नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर मिनट, ये जो भी है। तो साइकिल्स में यहाँ लिखता हूँ। तो इसकी सोर्स इलेक्ट्रिसिटी यानी इसकी डोमेन इलेक्ट्रिसिटी है, और जो इसकी आउटपुट है, जो इसकी रेंज है
वो नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर मिनट, ये जो भी आपने टाइम रखा है उसके हिसाब से। तो अगर हम ये कहते हैं कि ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ये फंक्शन ऑफ वोल्टेज है, तो आउटपुट को हम इक्वल टू वाई कह देंगे। जो इसकी आउटपुट आएगी वो हम किसके को रखेंगे, और वाई की, और वाई किसको शो कर रहे हैं यहाँ पे, आउटपुट को। अब हम कहते हैं जब मैंने 1 पे वोल्टेज रखा था तो जो आउटपुट थी वो कितनी थी, 1000 थी। जब मैंने वोल्टेज 2 पे रखा तो आउटपुट कितनी होगी, 800। तो ये दोनों का एक रिलेशनशिप बनना शुरू हो गया। और अगर इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो हम यूँ कहेंगे कि एफ एक फंक्शन है जिसमें इनपुट कितनी है, 1 इनपुट पे आउटपुट 1000 है, 2 इनपुट पे आउटपुट 800 है, 3 इनपुट पे आउटपुट 500 है, एंड सो ऑन। और डेफिनेटली जब आप 0 वोल्टेज देंगे तो फ़ैन स्टॉप हो जाएगा, 0 पे क्या आ जाना है आपके पास, 0 आ जाना है। तो ये मैंने सिर्फ 3 इसकी जो है वो जो डिफरेंट इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप वो लिखे हैं, सिर्फ आपको ये बात समझाने के लिए कि रियल लाइफ एग्जांपल आपके घर के अंदर एक फ़ैन की एग्जांपल है जिसमें इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप बड़ा क्लियर है आपके सामने। अब हम आते हैं थोड़ी सी बेसिक बात है। देखें आप कब ये कहते हैं कि फ़ैन जो है वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। अच्छा जी, आप ये देखते हैं कि कब ये फ़ैन जो है वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो चूँकि अभी हमने डेफिनेशन पढ़नी है तो डेफिनेशन से पहले ज़रूरी होगा कि मैं आप लोगों को ऐसी एग्जांपल भी दूं बना के जिससे आपको ये लगे कि अगर यहाँ प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म हो रहा है तो कब प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा, यानी उसकी एक काउंटर एग्जांपल ढूंढ रहे हैं हम। तो देखें आप ये जब देखते हैं कि फ़ैन ख़राब हो गया या परफॉर्म नहीं किया, उसकी क्या रीज़न्स बनती हैं, वो क्या है। आप ये कहते हैं कि मैंने इनपुट दी, इसमें वही जो हम कह रहे थे कि 1 पे हमने इनपुट 1 पे रखा हुआ है, लेकिन फ़ैन की जो मूवमेंट है वो कभी तो 1000 साइकिल्स ही कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि वही फ़ैन जो उसी 1 आउटपुट पे ही 1 ही आउटपुट होती है, लेकिन फ़ैन की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, वो आ जाता है 800 पे। फिर आप देखते हैं कि कुछ अरसे बाद या एक दिन बाद या थोड़े टाइम के बाद वही इनपुट आपने 1 ही रखी होती है, लेकिन फ़ैन जो है वो चलते चलते सम टाइम ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। तो आप देखिए इनपुट तो आप एक ही रख रहे हैं, लेकिन आपके पास जो आउटपुट आ रही है वो वेरी करती जा रही है। कभी 1000 स्पीड से चलता है, वो कभी तेज़ चलता है, कभी स्लो चलता है, कभी फ़ैन बंद हो रहा होता है। आप कहते हैं कि अब फ़ैन में कोई ख़राबी आ गई, अब फ़ैन प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। अब इस बात को अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर में लिख के बताऊँ तो क्या होगा, देखें मैं ये कहूँगा मैंने इनपुट 1 रखी, आउटपुट आई 1000, उसी 1 इनपुट पे एक बार आउटपुट आ गई 800, उसी 1 इनपुट पे आउटपुट कितनी आ गई, 0। अब आप ज़रा नोट करें कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसके अंदर 1 के अगेंस्ट एक आउटपुट थी, 2 के अगेंस्ट एक थी, 3 के अगेंस्ट एक आउटपुट थी। यहाँ क्या हो रहा है, उसी 1 के अगेंस्ट 3 आउटपुट हमें मिल रही हैं। तो जो चीज़ रिपीट हो रही है वो डोमेन रिपीट हो रही है। तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में ये पढ़ा था कि ऑर्डर्ड पेयर में जब लिखें तो फंक्शन की डोमेन अगर रिपीट हो जाए तो ये हम कहते हैं, फंक्शन नहीं बल्कि रिलेशन कहना चाहिए। अगर ऑर्डर्ड पेयर में लिखने से रिलेशनशिप की डोमेन रिपीट हो जाए तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि वो फंक्शन नहीं है। तो ये उस बात की रियल लाइफ एग्जांपल हमें मिल गई है कि जब कभी भी डोमेन किसी रिलेशनशिप, 2 वेरिएबल्स के रिलेशनशिप में डोमेन रिपीट हो रही हो तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। तो ये अभी जो हमने बात सीखी है, इस सारी बात को जब मैं डेफिनेशन में कन्वर्ट करूँगा तो मैं एक बार आपको बोल के बताता हूँ बड़ी सिंपल वर्डिंग में कि फंक्शन इज़ अ रिलेशन बिटवीन 2 सेट्स x एंड y। किस तरह का रिलेशनशिप होगा, सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ x इज़ रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ y। x का हर एलिमेंट अगर y के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है तो हम कहेंगे वो एक फंक्शन है। और अगर x का हर एलिमेंट यूनिक नहीं रिलेट हो रहा, यानी एक ही एलिमेंट 3 से रिलेट होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब यूनिकनेस नहीं है। यानी देखें ये 1 है, ये 1000 से भी रिलेट कर रहा है, ये 800 से भी रिलेट कर रहा है, ये 0 से भी रिलेट कर रहा है, तो हम ये कहते हैं कि 1 इज़ नॉट यूनिकली रिलेटेड विद रेंज, यानी रेंज के एलिमेंट के साथ यूनिकली रिलेट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनिकली रिलेटेड हो डोमेन का हर एलिमेंट रेंज के हर एलिमेंट के साथ तो वो फंक्शन होगा, और अगर यूनिकनेस नहीं होगी, एक से ज़्यादा के साथ लिंक हो जाएगा तो फिर फंक्शन नहीं होगा। ये सारी बात अब मैं रेज़ करता हूँ और यहाँ मैं फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन लिखता हूँ आप लोगों के सामने। अच्छा जी, मैंने इसकी डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिख दी है। फंक्शन बेसिकली क्या है, इस तरह भी मैंने आपको एक फ़ैन की एग्जांपल दी, उससे मैंने बताया कि फंक्शन 2 वेरिएबल क्वांटिटीज़ का रिलेशनशिप है, जिसमें से एक क्वांटिटी जो है वो उसको हम डोमेन यानी इनपुट और एक को हम रेंज यानी आउटपुट कह रहे होते हैं। और फिर यूनिकली रिलेटेड अगर होगा हर डोमेन का एलिमेंट रेंज के साथ तो हम कहेंगे वो फंक्शन है।
इस चीज़ को मैंने प्रॉपर डिफाइन कर दिया। फंक्शन f, अगर हम f से डिनोट करें उसको, f से कर सकते हैं, g से कर सकते हैं, h से कर सकते हैं, किसी और लेटर से भी कर सकते हैं इसको। फंक्शन f फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट x, एक सेट x से टू अ सेट y, एक सेट y में। x से y में क्या होता है, ये एक रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ x, जिसमें x का हर एलिमेंट, x का मतलब है जो डोमेन सेट जो पहला सेट था, उसका हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ x, कोई एलिमेंट बाकी नहीं रहना चाहिए उसका, हर एलिमेंट क्या हो, इज रिलेटेड, वो रिलेटेड हो, किसके रिलेटेड हो, टू आ यूनिक एलिमेंट ऑफ y के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ, तो फिर हम कहेंगे वो एक फंक्शन है। अच्छा, अब इसको मैथमेटिकली यानी सिम्बॉलिकली लिखने का तरीका क्या होता है, ये देखें। दैट इज़, हम ये कहते हैं कि f एक फंक्शन है सच दैट x टू y, एरो का मतलब है कि ये x से y में फंक्शन है। x से y में फंक्शन होना और y से x में फंक्शन होना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों को मिक्स नहीं करना। इसलिए मैं बताना पड़ता है कि किस वेरिएबल सेट से किस सेट के अंदर ये फंक्शन है। डोमेन सेट का नॉन एम्प्टी होना ज़रूरी होता है, ये बात इंश्योर कर लेनी है आप लोगों ने। अब ये तो मैंने सिम्बॉलिक में बताया, डिफाइन कर दिया, एग्जांपल भी आपको दे दी पहले, एक रियल लाइफ एग्जांपल। अब एक छोटी सी एग्जांपल हम लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल, जिसके थ्रू हम फर्दर चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। और आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स के हवाले से एक बात याद रखें कि ज़रूरी होता है कि आपको एग्जांपल के थ्रू चीज़ों को डिफ़ाइन करना सिखाया जाए। उसकी वजह ये होती है कि थ्योरेटिकल वे से पढ़ें तो मैथमेटिक्स चूँकि एक साउंड रीज़न मांगता है हर चीज़ की, और ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए प्रैक्टिकल चीज़ें भी आप विजुलाइज करना चाह रहे होते हैं कि चीज़ें आपको नज़र आ रही हों। थ्योरी, इसीलिए मैंने पहले आपको थ्योरी नहीं लिखवाई, पहले आपको एग्जांपल दिया, फिर थ्योरी की तरफ हम आए। अब आपको एक मैथमेटिकल एग्जांपल मैं देता हूँ इसकी, जिसके थ्रू हम फंक्शन की फर्दर टाइप्स को डिफ़ाइन करेंगे, ताकि उनकी भी थ्योरी ना पढ़नी पड़े और हम एग्जांपल से बात समझ लें। और हर बार मेरी कोशिश होती है कि मैं यही एग्जांपल दूँ। ये ऐसी एग्जांपल है जो इतनी कम्प्रहेंसिव है कि ये सारी की सारी जो टाइप्स हैं उनको भी कवर करती है, और फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये एग्जांपल आप लोगों के लिए। अब इसमें हम ये करते हैं कि एक सेट हम लेते हैं x, यही ऊपर जो हमने कहा ना x से y एक फंक्शन है, और एक सेट हम ले लेते हैं y, और हम कहते हैं कि f एक फंक्शन है जो सेट x से सेट y में है। अब फंक्शन है क्या वो भी नहीं लिखा, वो हम खुद सोचेंगे कि क्या फंक्शन बनता है। पहले मैं ज़रा f के एलिमेंट लिखूँ। f के अंदर मैं कहता हूँ कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, 3x के अंदर, सॉरी 3, 4, 5 और 6, 4 एलिमेंट्स हैं। ये डोमेन सेट कह लें जहाँ से इनपुट मिलनी है। ये इनपुट यहाँ से आनी है y, और बीच में एक ऑपरेटर होगा जिसमें इनपुट देंगे वो ऑपरेट करके आपको आउटपुट देगा। तो बीच में जो ऑपरेटर है वो भी डिसाइड नहीं करते, हम यह कहते हैं ये एक 9 इसकी y का एलिमेंट है, एक 16 है, एक 25 है और एक 36 है। तो अब ज़रा हम सोचें अगर कि 3 का 9 से क्या लिंक बनता है, 4 का 16 से क्या लिंक बनता है, 5 का 25 से, 6 का 36 से, यानी इनका रिलेशनशिप सोचना है हमने। तो हमें बड़ा क्लियर समझ आ रही है बात, इधर से इधर आए तो ये इनके स्क्वेयर्स हैं सबके। इसका मतलब यहाँ जो फंक्शन परफॉर्म होगा वो होगा एक्स स्क्वेयर वो फंक्शन है, यानी वो ऑपरेटर है कि इसके अंदर आप इनपुट दें तो ये आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। एक मशीन है बेसिकली। आप इसमें 3 पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना कर देगा, 9। आप इसमें 4 इनपुट दें, 4 का स्क्वायर क्या कर देगा, 16। आप 5 इनपुट देंगे, 5 का स्क्वायर क्या कर देगा, 25, और 6 का क्या कर देगा, 36। तो अगर मैं स्क्वायर बना के लिखूँ तो 3 मैप हुआ 9 पे, 4 मैप हुआ 16 पे, 5 मैप हुआ 25 पे, 6 मैप हुआ 36 पे। फंक्शन को मैपिंग भी कहते हैं। तो ये यहाँ लिख देता हूँ मैं अल्टरनेट वर्डिंग, फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड मैपिंग। तो हम ये भी कह सकते हैं कि f फ्रॉम x टू y इज़ अ मैपिंग। ये मैपिंग है, बेसिकली मैप बना रहा है, ये वाला एलिमेंट उसके ऊपर मैप हो रहा है। इसको हम, ये जो आउटपुट आती है इसको इमेज भी कहते हैं, और इसको हम प्री इमेज भी कहते हैं। यानी 9 जो है हमारे पास, अगर मैं कहता हूँ 9 और 3 की बात करें तो 9, 3 का अगर 3 प्री इमेज है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज़ होती हैं हायर लेवल पे, और 9 को हम कहते हैं ये इसका इमेज है। तो 3 जो है वो प्री इमेज था और 9 उसका इमेज है। इसको मैपिंग भी, फंक्शन भी, रिलेशन भी, कुछ भी कह सकते हैं आप। आगे चलते हैं हम जी। अगर ये हम कहते हैं कि 3 का इमेज 9 है तो 3 आ जाएगी डोमेन, 3 डोमेन का एलिमेंट है और 9 उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो रेंज का एलिमेंट है। अच्छा, अब इसके ऊपर देखते हैं ये डेफिनेशन अप्लाई करके कि क्या ये डेफिनेशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ कि जो सेट x रखा था वो क्या था हमारे पास, ये देखें
सेट एक्स हमारे पास था 1, सॉरी ये लिखा हुआ है, इसमें था हमारे पास 3, 4, 5 एंड 6, और सेट वाई जो हमारे पास था, जो भी हमारे सामने लिखा हुआ है ये वाला, इसमें 9 है, 16 है, 25 है और 36 है। एक एलिमेंट चलो मैं और भी इसमें 40 भी लिख देता हूँ, वाई में हम कहते हैं 40 भी है हमारे पास। अब देखते हैं कि क्या ये फंक्शन था या नहीं। तो आप लोगों के सामने डेफिनेशन लिखी है कि फंक्शन कब होगा, जब किस तरह का, ये देखें यहाँ से बात शुरू करते हैं कि f फ्रॉम x टू y इज़ अ फंक्शन, यानी फंक्शन कब होगा इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ x का हर एलिमेंट रिलेटेड हो। तो देख लें क्या x का हर एलिमेंट रिलेटेड है, कोई एलिमेंट बाकी तो नहीं जो रिलेट ना कर रहा हो, कोई नहीं ऐसा, सारे के सारे यूज़ हो रहे हैं। तो इसका मतलब पहली बात, ये वाली बात फुलफिल हो रही है। अगली बात कहती है कि वो जो रिलेटेड होगा वो कैसे होगा, टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ y, वो y के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो देख लें क्या ये 3 जो x का एलिमेंट था ये y के किसी एलिमेंट के साथ यूनिकली रिलेटेड है, यानी 3 क्या 9 के साथ ही है या किसी और के साथ भी है। अगर 3 9 के साथ भी होता और किसी और नंबर के साथ होता तो हम कहते हैं यूनिकली रिलेटेड नहीं है, बट 3 ओनली रिलेटेड टू 9 है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 इज़ यूनिकली रिलेटेड टू 9, 4 इज़ यूनिकली रिलेटेड टू 16 एंड 5 25 से, 6 36 से। इसका मतलब है x का हर एलिमेंट भी यूज़ हो रहा है और y के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है, तो ये दोनों बातें फुलफ़िल हो रही हैं। इसका मतलब है ये f x से y में एक फंक्शन है। अब देखें इधर सारे एलिमेंट का यूज़ होना ज़रूरी है, बट इधर सारे एलिमेंट का यूज़ होना ज़रूरी नहीं है। इधर 40 कहीं यूज़ नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है। हमने कहा था ईच एलिमेंट ऑफ x यूज़ होना चाहिए, ये नहीं कहा ईच एलिमेंट ऑफ y यूज़ होना चाहिए। y का हो सकता है एक एलिमेंट 2 या 3 या 4 ना यूज़ हो, वो रह जाएं, तो हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब होगा क्या देखें, ये तो हमने बात समझ ली। अब इसी को मैं यहाँ पे डोमेन, रेंज और फंक्शन की जो प्रॉपर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है उसमें लिख के बताता हूँ आपको। अच्छा जी, अब इसको लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। देखें ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में क्या होगा कि हम ये कहते हैं कि f एक फंक्शन था। अब याद करें ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म का मतलब है जो हमने 10th क्लास में या फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, ये एडवांस डेफिनेशन हम 10th क्लास के साथ रिलेट कर रहे हैं ताकि आपको ये फील हो कि दोनों चीज़ें एक ही हैं, सिर्फ डिफ़ाइन करने का थोड़ा सा वे हमने एडवांस की है, जिसमें हमारा जो विजन है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा, कि अब चीज़ें ब्रॉडर सेंस में हमें समझ आना शुरू हो गई हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखूँ तो हमने देखा है कि 3 लिंक है 9 के साथ, 4 लिंक है 16 के साथ, 5 लिंक है 25 के साथ और 6 लिंक है 36 के साथ। तो अगर आप देखें जो आपने 10th में फर्स्ट ईयर में बात पढ़ी थी वो क्या थी, वहाँ आप 2 बातें देखा करते थे कि डोमेन सारी x के इक्वल होनी चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि क्या इसकी डोमेन 3, 4, 5, 6 क्या x के इक्वल है? तो डेफिनेटली है। इसका मतलब है पहली प्रॉपर्टी पूरी हो गई। और दूसरी बात आप ये कहा करते थे कि डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो देख लें डोमेन कहीं रिपीट हो रही है, इसमें 3 1 टाइम है, 4 1 टाइम है, 5 1 टाइम है, 6 भी क्या है 1 टाइम है। तो दूसरी बात भी पूरी हो गई कि देयर इज़ नो रेपिटिशन इन दी डोमेन, डोमेन के एलिमेंट्स में कोई रेपिटिशन नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कुछ लोग ये बच्चे सोच रहे होते हैं कि पहले हमने और डेफिनेशन पढ़ी थी, अब हम और पढ़ रहे हैं, तो कौन सी हम तैयार करें, कौन सी तैयार ना करें, कौन सी छोड़ें। तो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ वही है, सिर्फ उस चीज़ को एक और तरह से डिफ़ाइन किया गया। मैंने आपको जो पहले हमने यूनिट 2 में फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी वो भी बता दिया डेफिनेशन, उसके साथ एग्जैक्टली दोनों का लिंक भी बता दी, दोनों एक ही चीज़ें थी। ईच एलिमेंट ऑफ एक्स का मतलब था डोमेन एक्स के इक्वल हो, और यूनिकली रिलेट करने का मतलब होता है कि डोमेन रिपीट ना हो। तो यहाँ से बात हमारी क्लियर होगी। अब ये होता है कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन होती है कि वो कह रहे होते हैं कि सर रेंज जो है सेट वाई 9 से लेकर 40 तक था, जबकि रेंज में तो सिर्फ 36 तक आया है, तो दोनों में क्या रिलेशनशिप है। तो आप याद रखें कि जो पूरा सेट वाई होता है, ये वाला कंप्लीट सेट वाई जो है, इसको हम कहते हैं कोडोमेन। और जितना वाई का पोर्शन यूज़ होता है अंडर एफ, यानी ये यूज़ हुआ है ना सिर्फ 9, 16, 25 और 30, 40 यूज़ नहीं हो सका, तो जितना पोर्शन यूज़ होता है दैट इज़ नोन एज रेंज। तो ये डिफरेंस होता है रेंज में और कोडोमेन में, दोनों बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर ये 40 यहाँ ना लिखा होता तो रेंज और कोडोमेन इक्वल थे,
और अगर 40 लिखा हुआ है तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। तो ये लाजमी नहीं होता, दोनों में फ़र्क है। f अगर x टू y है तो y को हम कोडोमेन कहेंगे। सम टाइम MCQs में आ सकता है कि इफ़ f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y देन y इज़ कॉल्ड। तो अक्सर स्टूडेंट्स रेंज टिक कर आते हैं, y रेंज नहीं होता, y का जितना हिस्सा यूज़ होगा अंडर f उसे हम रेंज कहेंगे। डोमेन होगी सारी इनपुट और रेंज क्या होगी, द पार्ट ऑफ y विच इज़ यूज्ड अंडर f इज़ कॉल्ड रेंज। चले जी, ये तो होगी बात। अब वही बात आपके माइंड में भी आती है कि इसके MCQs किस तरह से बन सकते हैं। ये बड़ा ज़रूरी होता है आपको बात समझाना कि MCQs में कैसे ये चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं। तो आप लोग याद रखा करें, सबसे पहले MCQ बनने की जो बेसिक फॉर्म हो सकती है वो क्या हो सकती है कि आपको एक सेट X और एक सेट Y दे दिया जाए और इस तरह के आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएं जिसमें 4 ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हुए हों, 4 बाइनरी रिलेशंस लिखे हों जिनके अंदर आपको ऑर्डर्ड पेयर नज़र आए, और आपने इस तरह के जो 4 ऑप्शन में से वो वाला ऑप्शन चूज़ करना हो जो फंक्शन है। तो आप ये 2 बातें देख लें कि डोमेन कहीं रिपीट नहीं हो रही और डोमेन x के इक्वल है, तो फिर आप कह दें कि वो फंक्शन है। ये तो हो गया पहला MCQ। दूसरा MCQ ये हो सकता है कि वो आपको 4 रिलेशनशिप दे दे और आपसे ये पूछे कि कौन सा रिलेशन x और y यानी 2 सेट्स के दरमियान फंक्शन है। तो उसका भी तरीका आपको बता देता हूँ, यहाँ मैं एक लिख के बताता हूँ आपको ताकि ये बात क्लियर हो। एक MCQ बना रहा हूँ, क्वेश्चन बना के देखें। मैं कहता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। कौन सा रिलेशन है x और y का जो फंक्शन नहीं है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। मैं आपको 3 डिफरेंट एंगल से फंक्शन को चेक करना सिखाऊंगा। एक तो मैंने आपको बता दिया जो डेफिनेशन के जरिए था कि आप ऑर्डर्ड पेयर से देख सकें फंक्शन है या नहीं। दूसरा आपको वो बता रहा हूँ कि जिसमें आप लोग ये देख सकें कि अगर आपके सामने रिलेशन है x और y के, तो उनमें से आपने आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा रिलेशनशिप x और y का फंक्शन हो सकता है और कौन सा नहीं। तो वो कैसे करना है वो भी हम देख रहे हैं। फिर तीसरा आपको एक और ग्राफिकल वे बताऊंगा, उससे भी हम बात सीखेंगे। इसमें हम यूँ करते हैं, देखें 4 में आपको दे रहा हूँ ऑप्शंस और आपने बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं। पहला ऑप्शन है y इज़ इक्वल टू x प्लस 1, दूसरा ऑप्शन है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, तीसरा ऑप्शन है y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, और चौथा ऑप्शन है कहता हूँ ऑल ऑफ दीज, या ऐसा भी हो सकता है नन ऑफ दीज भी आ जाए कि इनमें से कोई नहीं है या इनमें से कोई एक है। वो तो बात की बात है, पहले देखते हैं। 3 मैंने लिखे हैं आपके सामने ऑप्शन, जिसमें x पावर 1, x पावर 2 और x पावर 3 है, एंड यू हैव टू सिलेक्ट द वन विच इज़ अ फंक्शन। वो कौन सा जो फंक्शन है। अब आप देखिए ये जो बातें थी कि हमें सेट x दिया हो सेट y दिया हो और हम इस तरह देखें, वो तो बड़ी आसान होगी हमारे लिए क्योंकि हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इस एडवांस डेफिनेशन का अब आपको फ़ायदा नज़र आएगा कि जब रिलेशनशिप आपके सामने है, ना डोमेन नज़र आ रही है ना नहीं नज़र आ रही है, तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये 2 कंडीशंस कैसे पूरी करेंगे हम। तो अब एक बात आप याद रखें कि जब आपको डोमेन ना दी हो, डोमेन आपको ना दी हुई हो, तो फिर जो पहली कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली ट्रू होती है, यानी जो भी डोमेन है उसके अगेंस्ट सारी यूज़ होगी। इससे फिर हमने चेक नहीं करना है इसको, हमें सिर्फ चेक करनी पड़ेगी सेकंड कंडीशन के रेपिटेशन तो नहीं आ रही कहीं डोमेन में। वो कैसे देखेंगे, देखें आप इन सारों में से ये ऑप्शन देखें जो मिडिल लिखा हुआ है ये वाला, जिसमें x के ऊपर क्या है स्क्वायर है। बल्कि आप ये कर लेते हैं कि इसमें से एक ऑप्शन हम ये वाले जो ऑल ऑफ दीज है यहाँ मैं एक ऑप्शन रखता हूँ आप लोगों के लिए, ये वाला y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब देखें इनमें से पहले मैंने कहा ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ये वाला, या आप ये भी चेक कर सकते हैं, कोई एक चेक करना है। पहले अगर इसको चेक करते हैं आप, तो आप देखें अगर मैं x को रखता हूँ 1 तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 2। तो ऐसा हुआ है कि x की एक वैल्यू के अगेंस्ट y की 2 वैल्यूज़ आएँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर पॉजिटिव रखेंगे तभी कोई इनपुट आएगी, एक आउटपुट, नेगेटिव रखेंगे तभी एक आउटपुट आएगी, 0 रखेंगे तभी एक आउटपुट आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाएगा तो x की एक वैल्यू के लिए y की भी एक ही वैल्यू आएगी आपके पास। ये हो गया क्लियर, इसका मतलब ये तो फंक्शन है। अब इसकी तरफ जरा आते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें मैं रखता हूँ x को
2, तो y आता है मेरे पास 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 कितना हो गया 5। और अगर मैं x को रखता हूँ -2 तो y फिर भी कितना आ रहा है 5। तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखूंगा तो 2 के अगेंस्ट 5 आया था और -2 के अगेंस्ट भी 5 आया। अगेन देखें, बेशक दो सेम आउटपुट आ गई है लेकिन इनपुट दोनों क्या है, डिफरेंट है उसके अगेंस्ट। तो अब क्या डोमेन रिपीट हो रही है? तो नहीं हो रही। 2 है तो उसके अगेंस्ट 5 है, तो -2 के अगेंस्ट भी 5 है, लेकिन 2 और -2 दोनों डिफरेंट है। रिपीट क्या चीज़ हो रही है? रेंज रिपीट हो सकती है, डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब इस पर भी हमें कोई डाउट नहीं, ये भी फंक्शन है, ये भी मैं कहता हूँ फंक्शन हो गया, ये भी फंक्शन हो गया। अब आते हैं तीसरे पे, देखते हैं क्या ये फंक्शन है या नहीं। तो अब यहाँ पे आप x को 1 पुट करें तो 1 का क्यूब 1 होगा, और x को जब आप 1 पुट करते हैं तो y आपके पास कितना आंसर देगा 2। और अगर आप x को पुट करते हैं लेट से -1, तो अगर आप x को -1 रखेंगे तो आपका आंसर -1 का क्यूब -1 होगा, और -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। तो 1 पे 2 आ रहा है, -1 पे 0 आ रहा है, यानी एक नंबर पे एक ही आंसर आ रहा है, दो नहीं आ रहे। डिफरेंट नंबर पे डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ भी डोमेन रिपीट नहीं होगी, एक एलिमेंट के दो आंसर्स नहीं आ रहे। तो ये तीनों तो फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ में कोई डाउट नहीं, एक ही ऑप्शन हमारे पास बच गया है। एंटी टेस्ट में वैसे भी आप जानते हैं अगर 4 ऑप्शन हैं, 3 चेक हो गए हैं, तो जो बच गया फिर वही हमारा आंसर होगा। लेकिन हम इसको चेक भी तो करें आदमी कि क्या ये आंसर है भी या नहीं। अब मैं आता हूँ आखिरी वाले पे, देखें मैं यहाँ पे रखता हूँ x को 8, तो 8 + 1 कितना हो गया 9। तो आपने x को 8 रखा तो y² = 9 आ गया, और जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो +-3 आ गया। अब हुआ क्या देखें, x को आपने 8 रखा, उस पे y 3 और -3 दो आंसर दे रहा है, एक इनपुट पे दो आउटपुट आ गई आपके पास। तो इन दोनों को जब ऑर्डर्ड पेयर में लिखा तो क्या चीज़ रिपीट हुई? डोमेन। 8 आ गया 2 बार। तो ये जो कंडीशन थी कि देयर इज़ नो रिपीटिशन इन द डोमेन, ये वाली कंडीशन फेल हो गई यहाँ पे। इसका मतलब है बाकी तीनों फंक्शंस हैं, ये वाला फंक्शन नहीं है, चूँकि दो सेम आउटपुट इनपुट पे दो आपके पास क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आउटपुट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर दो मुख्तलिफ नंबर के साथ लिंक हो गया है। सो 8 इज़ नॉट यूनिकली रिलेटेड टू 3 एंड -3, ये दो से रिलेट कर रहा है, यूनिकली रिलेटेड नहीं है। तो इस डेफिनेशन की वायलेशन हो गई, और ये वाला जो आखिरी रिलेशन एक्चुअल है कि ये फंक्शन नहीं बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना हमें काम करना पड़ेगा तो MCQs में तो हमें इतना टाइम होता नहीं हमारे पास कि हम इतना सारा काम वहाँ पे देखेंगे। अब आते हैं इसके शॉर्टकट की तरफ। तो शॉर्टकट आपको बताता हूँ कि जब कभी भी आपको ये कहा जाए कि कौन सा x और y का रिलेशनशिप है जो फंक्शन नहीं बना रहा, तो बात समझाने के लिए तो मैंने हर एक ऑप्शन चेक किया है, लेकिन पेपर में ये नहीं करना, वो तो सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाया मैंने। असल शॉर्टकट सिर्फ इसका 2 सेकंड का है। विदिन 2 सेकंड्स आप पता लगा सकते हैं कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं। तो आप याद रखें, किसी भी रिलेशनशिप के अंदर अगर y पे स्क्वायर आ जाए, y पे स्क्वायर आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि वो फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? इसलिए फंक्शन नहीं है कि y पे स्क्वायर जब भी आता है तो जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वेरिएबल के स्क्वायर रूट की जगह हम +- लिखते होते हैं, तो एक इनपुट की दो आउटपुट आपके पास आना शुरू हो जाएंगी जो डोमेन को रिपीट कर देगा। तो इसका मतलब है y पे स्क्वायर होना इस बात की इंडिकेशन है कि जो भी रिलेशनशिप है वो फंक्शन नहीं है, अनलेस उसकी रेंज को रिस्ट्रिक्ट ना कर दिया जाए, उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट ना कर दिया जाए। तो इसका मतलब हो गया विदाउट रिस्ट्रिक्शन अगर हम बात करें तो y पे स्क्वायर जो है वो फंक्शन ना होने की गारंटी शो करता है। तो इन चारों में से सिर्फ आखिरी ऑप्शन में y पे स्क्वायर था, तो आप टिक कर देंगे कि ये वो रिलेशनशिप है विच इज़ नॉट अ फंक्शन। तो ये इसका हो गया शॉर्टकट हमारे पास। ठीक हो गया भाई, इसमें तो आपको शॉर्टकट की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसमें वैसे ही आप देख के पता लगा सकते हैं कि डोमेन रिपीट हो रही है या नहीं हो रही। इसमें आपको शॉर्टकट की ज़रूरत थी, चूँकि आपको बारी बारी चेक करने का आपके पास टाइम नहीं था। शॉर्टकट आपको ये मिल गया, y पे स्क्वायर हुआ तो वो फंक्शन नहीं होगा अगर उसकी रेंज को रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए। तो रेंज रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो फंक्शन बन सकता है, लेकिन वो अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे। आपने विदाउट डोमेन और रेंज सेट के ये बात चेक करना होगी। ले जी, अब हम आते हैं तीसरी कैटेगरी के ऊपर। जो तीसरी कैटेगरी हमारे पास है उसमें हमने ये देखना है
कि अगर एक ग्राफ बना हुआ हो तो वहाँ से कैसे पता लगता है कि ये किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। उसे हम कहते हैं, ग्राफ को चेक करने के लिए एक टेस्ट यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है मैं लिखता हूँ आप लोगों के सामने, और उसको फिर अंडरस्टैंड करते हैं। थ्योरी पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उसको एक बार समझ लें और फिर हमें अगर MCQs आए तो उसको हम टिक कर सकें। अच्छा जी, वर्टिकल लाइन टेस्ट की मैंने हेडिंग दे दी है और ये देखते हैं कि ग्राफिकल वे क्या होता है फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का। एक मेथड आपने सीखा ये वाला ऑर्डर्ड पेयर वाला, एक आपने सीखा रिलेशनशिप वाला, एक हम सीख रहे हैं कि जिसमें ग्राफिकल अप्रोच हमारे सामने हो। तो मैं आप लोगों के सामने एक ग्राफ बनाता हूँ, फिर देखते हैं कि वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। तो ये देखें, ये लेट्स से XY प्लेन है और यहाँ पे ग्राफ हम बना लेते हैं इस टाइप का। ये कुछ लोग इस ग्राफ से फेमिलियर भी होंगे, चूँकि आप डेफिनेटली सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर पढ़ के आप आए हुए हैं, फर्स्ट ईयर भी आपने पढ़ी है, तो काफ़ी हद तक चीज़ों के ग्राफ आपको पता है। तो ये ग्राफ अगर मैं वैसे आपको लिख भी दूँ तो ये एक पैराबोला का ग्राफ है और इसकी इक्वेशन अगर देखें तो ये बनती है y² = x। अभी हम इक्वेशन की तरफ नहीं जा रहे, सपोज हमें सिर्फ ग्राफ दिया और एंड वी हैव टू चेक वेदर इट इज़ फंक्शन और नॉट, ये फंक्शन है या नहीं। तो आप क्या करें कि इस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें। अगर वर्टिकल लाइन कहीं भी ड्रा की जाए, कहीं भी ड्रा की जाए और वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे तो हम कहेंगे वो फंक्शन है। और अगर कोई सिंगल भी पोर्शन ऐसा मिल गया आपको जहाँ वर्टिकल लाइन मोर देन वन पॉइंट पे कट कर रही है तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लाइन ड्रा की, मैं यहाँ लाइन ड्रा करूँ, मैं यहाँ लाइन, जहाँ भी मैं लाइन ड्रा करता हूँ वर्टिकल लाइन जो है वो ग्राफ को दो जगह कट कर रही है। और दो जगह कौन सी है? एक वो ग्राफ को कट कर रही है यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो जब भी कोई वर्टिकल लाइन ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट पे कट कर जाए तो ये इस बात का इंडिकेशन होता है कि वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। अब देखें इसका, ये तो अभी मैंने बात आपको बता दी, इसे हम कहते हैं मैथमेटिक्स में वर्टिकल लाइन टेस्ट। सो वर्टिकल लाइन टेस्ट इज़ यूज्ड टू चेक द फंक्शनैलिटी ऑफ ए ग्राफ। किसी ग्राफ की फंक्शनैलिटी देखने के लिए कि वो फंक्शन है या नहीं, हम यूज़ करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। और अगर एक वर्टिकल लाइन मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, कट करे किसी ग्राफ को, तो ये शो करता है कि वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। हम ये चाहते हैं, जिस तरह आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक एडवांस डेफिनेशन लिखी, उसको बेसिक के साथ लिंक किया। अब मैं ग्राफिकल व्यू बता रहा हूँ फंक्शन को चेक करने का, और इसका लिंक हम करते हैं मैथमेटिकल वे के साथ। फिर दोनों का रिलेशनशिप देखते हैं। आप देखें कि इसका मैंने कहा ग्राफ ये वाला है, इसकी इक्वेशन ये वाली है। तो मैं अगर लेट से इस जगह पे x की वैल्यू मैं कहता हूँ कि हमारे पास 9 है, तो x को जब मैं 9 पुट करता हूँ, यहाँ देखें तो x को 9 पुट करें तो क्या होगा, y² = 9। जब आप अंडर रूट लेंगे तो वेरिएबल की वजह से प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 3। तो 9 पे एक आउटपुट कौन सी आ रही है, 3, और एक आउटपुट कौन सी आ रही है, -3। अब इसको अगर ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो क्या मतलब होगा इसका कि एक इनपुट थी कौन सी, x को कितना रखा आपने, 9, x 9 के करस्पॉन्डिंग y3 भी आ रहा है, y -3 भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, और y की आपके पास दो वैल्यूज़ आ रही है। तो एक एलिमेंट इनपुट का 2 के साथ लिंक हो रहा है। इसका मतलब 9 इज़ नॉट यूनिकली रिलेटेड टू एन एलिमेंट ऑफ y। यूनिकली रिलेट नहीं कर रहा, 2 से रिलेट कर रहे हैं। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो डोमेन रिपीट हो गई है। डोमेन रिपीट जो फंक्शन नहीं होता। अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो y के ऊपर स्क्वायर था तो फंक्शन नहीं है। और अगर इसको ग्राफिकली देखें तो वर्टिकल लाइन का 2 जगह कट करने का मतलब ये होता है कि एक इनपुट की 2 आउटपुट आ रही हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वर्टिकल लाइन का 2 जगह कट करती है। तो असल में उसका बैकग्राउंड में मीनिंग ये होता है कि एक इनपुट की 2 आउटपुट आ रही हैं, इसलिए वो फंक्शन नहीं होता। अब आते हैं नेक्स्ट तरह। यहाँ मैं कहता हूँ लेट से x की वैल्यू हमारे पास है 16। तो 16 जब मैं पुट करूँगा x की जगह, ये देखें y² = क्या रख दूँगा मैं, 16। मैं अंडर रूट लूँगा, स्क्वायर रूट लूँगा तो मुझे मिलेगा +-4। इसका मतलब 16 के अगेंस्ट एक वैल्यू कितनी आ रही है, 4, और एक वैल्यू कितनी आ रही है, -4। तो वही बात फिर होगी कि x 16 है और y 4 भी है और y -4 भी है। तो वही फिर देखें, फिर डोमेन रिपीट हो रही है। तो ये बात क्लियर हो गई कि वर्टिकल लाइन का मोर देन वन पॉइंट पे कट करने का मतलब ये होता है कि वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है, क्योंकि एक इनपुट की 2 आउटपुट आ रही होती हैं। अब जो मैंने यहाँ एक छोटी सी बात आपसे कही थी
कि अगर हम रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो फिर फंक्शन बन भी सकता है। वो कैसे देखें, मैं अगर यूँ कहता हूँ, ये वैसे एक नोट बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कम होता है कि इस तरह का कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये बड़ी एडवांस लेवल की बात है कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स ही है, लेकिन वाई पे रिस्ट्रिक्शन है कि वाई सिर्फ 0 या 0 से ग्रेटर रखना है आपने, यानी वाई को नेगेटिव नहीं रखना आपने। तो अब जब मैं इसमें एक्स को पुट करूँगा 4 तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 तो आएगा, लेकिन जब मैं अंडर रूट लूँगा तो मैंने प्लस माइनस 4 लिखना, मैंने सिर्फ 2 लिखना है। प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 4 की जगह सिर्फ क्या लिखना है, +2, क्योंकि वाई पर रिस्ट्रिक्शन है कि वाई आपने नेगेटिव नहीं रखना। यहाँ वाई पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी तो हम दोनों ऑप्शन अवेल कर रहे थे, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। इसी तरह जब मैं एक्स को रखूँगा 9 तो वाई स्क्वेयर 9 होगा और वाई का स्क्वेयर रूट प्लस माइनस 3 नहीं आएगा, 3 आएगा, क्योंकि वाई सिर्फ पॉजिटिव रिस्ट्रिक्ट हुआ है। तो ये रिस्ट्रिक्शन अगर हम खुद इम्पोज कर दें, इन रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो अब जब इसका ग्राफ बनाएंगे हम तो इसका ग्राफ यूँ बनेगा सिर्फ, यानी सिर्फ अपर ब्रांच बनेगी, लोअर ब्रांच हमने ग्राफ से खुद माइनस की हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक्स और वाई का रिलेशनशिप फंक्शन ना हो तो उसकी रेंज को रिस्ट्रिक्ट करके फंक्शन बनाया भी जा सकता है। इसलिए याद रखा करें कि ये जो कंडीशन है वाई पे स्क्वायर होना फंक्शन इंडिकेट नहीं करता, ये उस वक्त है जब आपको रेंज पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना मिल रही हो। तो यूजुअली आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलती और आप फ़ौरन पता लगा लेते हैं। तो अगर रेंज में रिस्ट्रिक्शन है तो फिर थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व भी कर लेना है। अब एक इनपुट की यानी 4 की एक ही आउटपुट आ रही है, 9 की एक ही आउटपुट आ रही है, क्योंकि एक अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो आउटपुट 2 आ रही है, 9 पुट करता हूँ तो आउटपुट 3 आ रही है। तो वर्टिकल लाइन भी सिर्फ ग्राफ को एक जगह कट कर रही है। तो इसका मतलब रेंज रिस्ट्रिक्ट करके फंक्शन को ग्राफ का फंक्शन का ग्राफ बनाया भी जा सकता है। तो यहाँ पे हमने 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से फंक्शन को स्टडी किया। उम्मीद है अब किसी भी तरह का MCQ आपके एंट्री टेस्ट में आया तो इंशाल्लाह आप उसको आसानी से अटैम्प्ट कर लेंगे। अब हम आते हैं फंक्शन की टाइप्स पे, और फंक्शन की जो टाइप्स हैं उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि जो एग्जांपल मैंने शुरू में दी थी वो बड़ी कंप्रेहेंसिव एग्जांपल थी। उसी एग्जांपल को मैंने रीराइट किया है, दोबारा लिखा है ताकि आपको ये बात आसानी से समझाई जा सके। फिर आपको याद होगा हमने कहा था कि f(x) से y में एक फंक्शन है जिसको हमने यहाँ एक्स स्क्वेयर के रिलेशनशिप से डिनोट किया था। हमने कहा था कि 3 का इमेज जो है वो 9 है, 4 का इमेज 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है। और जब इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखा था तो हमने ये कहा था कि f एक ऐसा फंक्शन है जिसमें 3 का 9 इमेज, 4 का 16 इमेज, 5 का 25 इमेज और 6 का हमने 36 इमेज कहा था। फिर यहाँ से यहाँ तक चूँकि यूज़ हुआ था तो हमने कहा था कि ये रेंज है, और सेट y को हमने कहा था कि ये इसकी कोडोमेन है, और सेट x जो था ये वाला सारा, इसको हमने कहा था ये इसकी डोमेन है। ये सारी बातें अंडरस्टैंड करने के बाद अब आप टाइप्स जो हैं वो आसानी से पढ़ सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ टाइप्स में सबसे पहले जो टाइप होती है फंक्शन की, इसे कहते हैं ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन समझने के लिए बड़ी सिंपल और प्रिसाइज वर्डिंग में लिखूंगा ताकि बहुत ज़्यादा हमें इसको डिस्कस ना करना पड़े। तो मैं ये लिखता हूँ कि अगर किसी फंक्शन की रेंज, इफ़ रेंज ऑफ एनी फंक्शन इज़ इक्वल टू y मीन्स कोडोमेन, अगर कोई ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज कोडोमेन के इक्वल हो नज़र आए, अगर कोई ऐसा फंक्शन, तो हम कहेंगे वो ऑन टू फंक्शन है। दिस इम्प्लाइज f इज़ ऑन टू। बड़ा सिंपल डेफिनेशन है। अब आप यहाँ नज़र लगाएं कि इस फंक्शन की जो रेंज थी, रेंज ऑफ f, तो नोट करें ये क्या थी, 9, 16, 25 और 36। 9, 16, 25, 36। एक एलिमेंट 40 नहीं था इसके अंदर, तो यहाँ तक इसकी रेंज थी। और अगर ये 40 नहीं थी तो y जो था वो 9 से लेकर 40 तक था। तो इसका मतलब है y अगर 9 से 40 तक है तो रेंज y के इक्वल नहीं है। इक्वल ना होने का मतलब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है। तो रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल होती तो ये ऑन टू फंक्शन होता। इसका मतलब है ये वाला फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। अगर मैं 40 को यहाँ से हटा दूँ, मैं कहता हूँ कि सिर्फ y जो है वो 9 से 36 तक है। अब आप देखें, अब रेंज भी 9 से लेकर 36 तक है और y भी 9 से लेकर 36 तक है। अब ये फंक्शन ऑन टू है। इसका मतलब ऑन टू होना या ऑन टू ना होना रेंज सेट के ऊपर डिपेंड करता है।
तो रेंज वाई के इक्वल हो तो ऑन टू, और रेंज वाई के इक्वल ना हो तो ऑन टू नहीं होगा। तो ये आपको मैंने एग्जांपल बता दी है, और उसको फिर ऑन टू जो नहीं था उसको ऑन टू बना के दिखा भी दिया कैसे बन सकता है। तो ये डेफिनेशन होगी प्रिसाइज। अगर आप इसको वर्डिंग में देखना चाहें, वर्डिंग में, तो आप यूँ कह सकते हैं दैट इज़ फॉर ईच y बिलोंग्स टू y, y के हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, x बिलोंग्स टू x, x का एक एलिमेंट, वो कैसा एलिमेंट हो, सच दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये उसी बात को वर्डिंग में हम कह रहे हैं कि y के हर एलिमेंट के लिए एक x में एलिमेंट होना चाहिए जिस एलिमेंट पे फंक्शन परफॉर्म हो और वो y जनरेट करे। मिसाल के तौर पे ये जो 40 लिखा हुआ है ये किसका एलिमेंट है, y का। ये 40 जो है, यहाँ लिखता हूँ मैं, 40 जो है ये बिलोंग कर रहा है y से, बट कोई ऐसा x में एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है, देयर एग्जिस्ट नो सच वैल्यू ऑफ x कि जिसको मैं फंक्शन में पुट करूं और मुझे 40 आंसर दे। तो 40 के लिए x में कोई भी एलिमेंट नहीं जिसका स्क्वायर 40 बनता हो। बाकी आप देखें 9 के अगेंस्ट 3 है जिसका स्क्वायर ये बनता है, 16 के अगेंस्ट भी है, बाकियों के भी अगेंस्ट है, लेकिन 40 के लिए कोई इनपुट हमारे पास नहीं है। तो अगर ये हर y के एलिमेंट के लिए x में इनपुट हो जिससे वो y जनरेट होता हो तो हम कहते हैं वो ऑन टू फंक्शन है। और एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया कि जिसके लिए आपके पास कोई x नहीं है डोमेन में, कि जिसके लिए आप फंक्शन में x पुट करें और वो वाला y आपको जनरेट करके दे, तो हम कहते हैं वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ये 40 के अगेंस्ट हमें इनपुट कोई नहीं मिली, तो हमने कहा ये नहीं है। और इसको सिंपल वर्डिंग में क्या कहा था हमने कि रेंज अगर कोई डोमेन के इक्वल नहीं है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो ये उम्मीद है बात आपको क्लियर होगी। तो मैं एक बार इस वर्डिंग को दोबारा बोल देता हूँ। इसका मतलब ये है कि हर y के एलिमेंट के लिए एक ऐसी इनपुट होनी चाहिए जिसको पुट करके आप वो वाला y जनरेट करवा सकें, अगर नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। लें जी, अब हम आते हैं सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप हमारी होती है जिसे हम कहते हैं अगर एक फंक्शन ऑन टू है, ऑन टू होगा तो ये कंडीशन है, लेकिन बाज़ दफ़ा फंक्शन इस तरह की कंडीशन में आता है कि जिसमें रेंज y की इक्वल नहीं होती बट रेंज y का सबसेट होती है, इज़ सबसेट ऑफ y। सबसेट क्यों है, क्योंकि रेंज यहाँ तक है और y 40 तक है, तो y में एक एलिमेंट ज़्यादा है, तो ये उसका हो गया प्रॉपर सबसेट। हम यूँ भी कह सकते हैं दैट इज़ रेंज ऑफ f इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ y। तो अगर तो इक्वल हो तो ऑन टू फंक्शन, और अगर सबसेट हो तो उसे कहते हैं इन टू फंक्शन। तो यहाँ लिखता हूँ मैं इन टू फंक्शन। तो इन टू फंक्शन क्या होता है भाई, कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कि इफ़ रेंज ऑफ f इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ y, यानी रेंज को डोमेन का प्रॉपर सबसेट हो तो हम कहते हैं वो फंक्शन इनटू फंक्शन है। और अगर इसको यूँ वर्डिंग में लिखना है तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन y, कि जिसके अगेंस्ट आपको x ना मिल रहा हो तो हम कहते हैं वो फंक्शन ऑन टू नहीं, वो इनटू फंक्शन है। तो एक वक्त में या फंक्शन ऑन टू होता है या क्या होता है इनटू। जो ऑन टू होगा वो इनटू नहीं होगा, जो इनटू है वो ऑन टू नहीं होगा। और इसका ऑन टू का एक अल्टरनेट नेम भी होता है, ऑन टू फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन, इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। और जो इनटू है इसको हम इंजेक्टिव, बल्कि इनटू के साथ अगर हम 1 अटैच करेंगे फिर इसको हम कहेंगे इंजेक्टिव। फिलहाल हम देख रहे हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, वो कौन सा होता है, इसको हम कहते हैं ऑन टू है। और जो ऑन टू नहीं होगा वो क्या होगा, इनटू फंक्शन। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पे। थर्ड कैटेगरी हमारे पास जो बनती है उसे हम कहते हैं कि ये 1-1 फंक्शन है। अब 1-1 नाम से ही जाहिर है कि एक एलिमेंट एक के साथ लिंक हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम यहाँ पे जिस तरह अभी चल रहा है 3, 4, 5, 6, एक एलिमेंट में यहाँ पे डोमेन एक्सटेंड करके रखता हूँ -6। अब मैं कहता हूँ डोमेन कहाँ तक चली गई जी, यानी 6 के साथ एक और कौन सा आ गया, -6 भी आ गया।
आप देखें जिस तरह यहाँ 6 का स्क्वायर 36 है, इसी तरह -6 का भी स्क्वायर क्या बनता है 36, तो -6 भी आगे किससे अटैच हो गया 36 से, और ऑर्डर्ड पेयर के अंदर इजाफा हो गया। अब मैं इसको रेज करता हूँ सारी बातों को। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर क्या इजाफा हो गया कि अब -6 का भी आंसर कितना आ रहा है 36। इस -6 के आने से फंक्शन की डेफिनेशन वायलेट नहीं हुई। फंक्शन की डेफिनेशन में दो बातें थी, डोमेन सारी यूज़ हो तो वो सारी यूज़ हो रही है, और डोमेन रिपीट ना हो। देख लें अभी भी कहीं डोमेन रिपीट नहीं हो रही। 6 है तो -6 आया, दोनों सेम नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा। वाई बेशक रिपीट हो जाए, डोमेन रिपीट ना हो। ना डोमेन रिपीट हुई और ना पहली कंडीशन वायलेट हुई, इसका मतलब फंक्शन ये अभी भी है। लेकिन अब एक गड़बड़ हुई है, वो क्या हुई है कि अब रेंज रिपीट हो गई है। तो किसी फंक्शन में अगर रेंज रिपीट हो जाए, यानी रेंज रिपीट क्यों हुई है कि दो नंबर एक पे मैप हो रहे हैं, इसे कहते हैं मैनी टू वन, बहुत सारे एक पे मैप होना। तो ये मैनी टू वन है। अगर ये ना होता, यानी एक से लिंक होता, तो उसको कहते हैं 1 to 1। जब एक से ज़्यादा एलिमेंट एक के साथ लिंक हो जाए उसे कहते हैं मैनी टू वन, यानी वो 1 नहीं होता, वो मैनी टू वन होता है। तो उसकी पहचान क्या है कि रेंज रिपीट हो रही हो, तो ये इंडिकेट करता है कि वो 1 नहीं है। तो यही बात हमने यहाँ लिखनी है। इफ़ देयर इज़, यहाँ लिख लेते हैं इफ़ देयर इज़ नो रेपिटिशन, इफ़ देयर इज़ नो रेपिटिशन इन द रेंज। अगर रेंज में कोई रिपीटिशन ना हो तो हम कहते हैं कि वो आपके पास एक 1 फंक्शन है। अब देख रहे हैं यहाँ रेंज रिपीट हो रही है, ये नज़र आ रहा है, तो ये 1 फंक्शन नहीं हुआ। अगर ये -6 यहाँ ना होता, ये ऑर्डर्ड पेयर यहाँ ना होता, तो अब हम ये कह सकते थे कि एक एलिमेंट एक से ही लिंक हो रहा है और रेंज कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रही। तो अब ये 1 फंक्शन था। इसका मतलब है अगर डोमेन को चेंज किया जाए तो डोमेन के चेंज करने से फंक्शन 1 बनाया भी जा सकता है और फंक्शन की 1 प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब भी किया जा सकता है। तो अगर एक फंक्शन पहले अगर -6 यहाँ पे रखा मैंने, तो ये 1 नहीं था, लेकिन -6 को यहाँ से हटाया, यानी डोमेन कम कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिए। तो डोमेन के रिस्ट्रिक्ट करने से हम फंक्शन को 1 बना भी सकते हैं। लेकिन ये बात होगी, इस बात को अगर एडवांस फॉर्म में देखना चाहते हैं तो हम यूँ कह सकते हैं, दैट इज़ अगर मैथमेटिकल वे से लिखें इसको, तो हम यूँ कह सकते हैं कि अगर x1 x2 के इक्वल ना हो तो फिर f(x1) भी f(x2) के इक्वल नहीं होना चाहिए। दो अगर डोमेन के एलिमेंट सेम नहीं हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग रेंज के एलिमेंट भी सेम नहीं होने चाहिए, फिर हम कहते हैं वो 1 फंक्शन है। फिर वही बात करता हूँ, मैं अगर यहाँ -6 रखता तो देखें दो डोमेन के एलिमेंट हैं 6 और -6, ये इक्वल नहीं है आपस में, यानी ये वाली बात हो गई। लेकिन 6 का भी आंसर 36 है और -6 का भी आंसर 36 है, तो डोमेन तो इक्वल नहीं थी लेकिन रेंज के एलिमेंट्स इक्वल आ गए, तो ये इसकी वायलेशन हो गई है। तो अगर डोमेन के एलिमेंट्स इक्वल ना हो तो रेंज के एलिमेंट्स भी इक्वल नहीं होने चाहिए, तो फिर हम कहते हैं 1 है। लेकिन अगर डोमेन के एलिमेंट्स इक्वल नहीं है लेकिन रेंज के इक्वल आ रहे हैं तो फिर हम कहते हैं वो 1 नहीं है। तो ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको 1 प्रॉपर्टी समझा दी है। जो फंक्शन ऑन टू होता है उसे सब्जेक्टिव कहते हैं, और जो इन टू हो और 1 हो इसे हम कहते हैं ये इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव फंक्शन, जो इन टू हो और साथ क्या हो 1। और अब हम आते हैं इन सारों की एक फाइनल फॉर्म, इसे हम कहते हैं बाईजेक्टिव फंक्शन। वो मैं यहाँ लिखता हूँ आप लोगों के सामने, और बाईजेक्टिव को डिस्कस करके आज का जो लेक्चर है हमारा उसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो लिखते हैं जी, ये आखिरी कैटेगरी है 4th नंबर पे, बाईजेक्टिव फंक्शन। बाई का वर्ड होता है 2 के लिए, यानी 2 प्रॉपर्टीज वाला। कौन सी 2 प्रॉपर्टीज? ऑन टू एंड 1 इसको हम 1 to 1 फंक्शन या 1 to 1 करस्पॉन्डेंस भी कहते हैं, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस भी कहते हैं या 1 to 1 फंक्शन। अब ये फ़र्क देखना है, ये 1 है, सिर्फ 1, ये 1 to 1 है। 1 to 1 में 2 चीज़ें होती हैं, 1 एंड ऑन टू। तो अब हम लिखेंगे अ फंक्शन विच इज़
both 1 1 and onto is called function which is both 1 1 and onto is called bijective function। यानी जो इंजेक्टिव भी हो, जो onto भी हो और 1 1 भी, उसे हम कहते हैं वो कौन सा फंक्शन है, उसमें दो प्रॉपर्टीज है, तो वो बन गया आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी। अब बाइजेक्टिव फंक्शन की पहचान क्या होगी कि आप देखें कि एक तो उसमें रेंज रिपीट ना हो और दूसरा उसकी जो रेंज है वो कोडोमेन की इक्वल हो, तो फिर हम कहते हैं वो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो फंक्शंस का टॉपिक आज के लेक्चर में किया हमने और कोशिश की है कि प्रीवियस नॉलेज को भी साथ लिंक किया जाए और नई बातें भी आपको बताई जाएँ। यहाँ तक इसको क्लोज़ करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इससे ऑनवर्ड पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।